चलिए, जैसे हमने रस्सी पर तरंगों के बारे में, उनकी तीव्रता और शक्ति के बारे में जाना था, सेम वही फॉर्मूले यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। हमें बस उन फॉर्मूलों को वापस यहाँ पे यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमें शक्ति की बात के साथ साथ तीव्रता की बात पे जाना है। तीव्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से वेव वाले चैप्टर को पढ़ा है तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रिपीट होंगी, है ना। तीव्रता की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कान पर जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड की ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ही यहाँ पर हमें सुनाई देता है। तो हमारे कान के इतने एरिया में ऊर्जा गई, वही तीव्रता कहलाती है। अब आपको पता है शक्ति का और तीव्रता के बारे में फॉर्मूला पता है। शक्ति जो होगी वाट में, जितनी भी हम निकालेंगे, और वाट पर मीटर स्क्वायर, शक्ति यूनिट एरिया में कितनी पड़ रही है, उसको हम तीव्रता कहते हैं। ये हम ऑलरेडी बातें हम कहाँ कर चुके, तीव्रता की और इसकी शक्ति की बातें कहाँ कर चुके हम ऑलरेडी, वेव में, तरंगों में। बस यहाँ पे हम उनके फॉर्मूला को वापस यूज करना है, और उनको यूज करके जो प्रेशर वेव है, दाब तरंगे, उनसे भी उसका थोड़ा सा रिलेशन निकालना है। क्योंकि हमारा जो तीव्रता का फॉर्मूला था वो एम्पलीट्यूड, आयाम से संबंधित था, और यहां पर आयाम किस फॉर्म में होंगे? एक तो विस्थापन तरंगों के फॉर्म में आयाम होंगे, और एक प्रेशर वेव्स मतलब दाब तरंगों के आयाम के फॉर्म में होंगे, है ना। तो क्या करेंगे अब? हमारे पास अगर हम पावर की बात करें तो पावर ये थी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ए की जगह कौन आ गया यहाँ पर? एस नोट स्क्वायर, एफ स्क्वायर म्यू वी, ये थी, है ना। और इंटेंसिटी जो तीव्रता थी वो क्या थी? 2 पाई स्क्वायर एस नोट स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। रो क्या था? डेंसिटी, घनत्व। ये था घनत्व, डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास तो लेकिन सारा खेल प्रेशर वेव का है। हाँ, तो हमारे पास हमें ये पढ़ा था कि भाई जो प्रेशर वेव थी, दाब वेव में, दाब तरंगों के लिए, दाब तरंगों का आयाम क्या था? डेल्टा पी नोट, दैट इज व्हाट? बीटा के एस नोट, ये था। तो एस नोट कितना था जाएगा? डेल्टा पी नोट अपॉन बीटा के। अच्छा, के क्या लिख सकते हैं? आपको पता है वी बराबर होता था ओमेगा बाई के, तो के बराबर क्या लिख देंगे? ओमेगा बाई वी। तो ये यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा बाई वी, डेल्टा पी नोट बाई बीटा ओमेगा अपॉन वी, यानी कि डेल्टा पी नोट वी अपॉन बीटा ओमेगा। एस नोट को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस एस नोट को उठा के यहाँ रखो, एस नोट को उठा के यहाँ रखा 2 पाई स्क्वायर, यहाँ रखा डेल्टा पी नोट स्क्वायर अब वी अपॉन बीटा ओमेगा का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर। अच्छा, एफ स्क्वायर में ध्यान से दो, अगर मैं इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एफ स्क्वायर, यानी कि इसमें मैं क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एफ स्क्वायर, और 2 से डिवाइड भी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 एफ स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर तो हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख लूँ, ताकि ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाए, ठीक है ना। या ऐसा कर लो चाहे तो, मल्टीप्लाई क्या करो, ओमेगा की वैल्यू रख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर लिख लेंगे, अपना आप कट जाएगा। खैर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? एफ स्क्वायर को चलो जुगा तो रखा, रो वी, होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 2 पाई स्क्वायर डेल्टा पी नोट का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी पहले आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, अब दाब के आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी आ गई, यानी कि हमारा काम आसान हो गया। तो यहां पर आ गया वी स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, और नीचे आ गया बीटा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आई बराबर 2 पाई स्क्वायर डेल्टा पी नोट स्क्वायर एफ स्क्वायर और वी स्क्वायर रो वी
डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना निकलेगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इससे ये 2 से 2 भी चला गया। ठीक है, हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया कितना, आप जानते हो रो वी स्क्वायर। रो वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर, अगर बहुत ध्यान से देखो तो वी बराबर क्या था, बीटा अपॉन रो, यानी कि यहाँ से बीटा बराबर रो वी स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हैं डेल्टा पी नोट का स्क्वायर और रो वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन बीटा स्क्वायर, इसको लिख लेंगे बीटा, दिस इज व्हाट बीटा। तो डेल्टा पी नोट स्क्वायर बीटा वी अपॉन बीटा स्क्वायर, एक बीटा कट जाएगा, तो अपने पास आया डेल्टा पी स्क्वायर वी अपॉन बीटा, डेल्टा पी नोट स्क्वायर वी अपॉन बीटा। अगर कुछ छूटा नहीं है तो देख लो, यहाँ गया, ठीक है, हाँ जी। तो कुल मिला के हमारे पास इंटेंसिटी क्या आई, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आ गई, समानुपाती आ गई बी पी नोट के स्क्वायर की। सिंपल सी बात ये हुई कि जो आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी वही डेल्टा पी प्रेशर दाब के आयाम के प्रोपोर्शनल भी है। इसका मतलब इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल पहले भी थी और अब भी है, अगर बाकी चीजें नियत रहे। बाकी चीजें कौन सी नियत रहे हमारे पास, अगर बाकी की चीजें ये सब नियत रहे। अच्छा, रो है अपने पास, यहाँ पे रो छूट गया, ये वाला नहीं आ गया, रो आ गया, रो भी ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे ये 2 छूट गया, ये वाला, इस 2 से 2 कटा, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 छूट गया, 2 बीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी कई बार यूज हो जाता है, डेल्टा पी स्क्वायर वाला भी, और इंटेंसिटी से रिलेटेड इस पे कुछ सवाल भी आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं। लेकिन हमें इंटेंसिटी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, वास्तव में हम इंटेंसिटी के पीछे दौड़ने का कारण हम तरंगों वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ, हमारे कान तीव्रता को ही सेंस करते हैं, इसलिए हम तीव्रता के पीछे भाग रहे हैं। तो तीव्रता को निकालना सीखेंगे, जो 2 ध्वनि तरंगे आएंगी आपस में मिलेंगी तो फिर तीव्रता वहां पर ना तो पहली तरंग की बचेगी ना दूसरी की बचेगी, दोनों की परिणामी तीव्रता बचेगी। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण की बात भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि व्यतिकरण वाला जो पार्ट है वेव वाला बिल्कुल रिपीट करूंगा मैं, बिल्कुल सेम उसी तरह के सवाल होंगे, बस सिर्फ क्या बदलेगा, ध्वनि तरंगे आ जाएंगी वहां पर रस्सी की तरंगों की जगह, है ना। और यही सब कुछ फिर से रिपीट कहाँ होगा, वहां जाके जब हम प्रकाश तरंगों में पढ़ेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण को पढ़ना, क्योंकि 3 जगह काम आता है, एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है, एक जगह अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे सब जगह काम आ जाएगा, है ना। लेकिन पहले थोड़ा सा तीव्रता की फील रहनी चाहिए, वो हमने फील की सारी डिटेल तरंग वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो हमने यहाँ पे किया है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने क्या कि मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति कितनी 1 किलो हर्ट्ज एफ दे दिया। तो दाब का आयाम ज्ञात करना है, डेल्टा पी नोट तथा अधिकतम विस्थापन एस नोट भी ज्ञात करो यदि हवा का घनत्व इतना है और हवा की चाल इतनी है ना। ठीक है, और तीव्रता भी गिवन है, तीव्रता गिवन है आपको 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, तीव्रता गिवन है ये। अब हमें कह रहा है कि तो भाई सब चीज़ें बतानी है, इसमें हमें डेल्टा पी नोट बताना। अब हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, आई बराबर डेल्टा पी नोट का स्क्वायर वी बाई 2 बीटा। अच्छा, बीटा तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है रो वी स्क्वायर, बीटा बराबर रो वी स्क्वायर होता है ना। तो डेल्टा पी नोट निकालना है, तो डेल्टा पी नोट का स्क्वायर वी अपॉन रो वी स्क्वायर, वी से वी काट दो, तो डेल्टा पी नोट का स्क्वायर अपॉन रो वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा पी नोट बराबर अंडर रूट ऑफ रो वी आई। क्या मुझे आई पता है, यस। क्या वी पता है, यस। क्या रो पता है, यस। तो वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो रो की वैल्यू 1.3, वी की वैल्यू 332, इसकी वैल्यू 10⁻⁻12। जब सोल्व कर लेंगे तो 2.94 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं विस्थापन की।
हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि डेल्टा पी नोट बराबर बीटा एस नोट के होता है। अब ना तो बीटा पता और ना के पता, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है और वी पता है, तो बीटा को क्या लिख लेंगे, रो वी स्क्वायर लिख लिया। एस नोट निकालना, के को क्या लिख लेंगे, के को लिख लेंगे ओमेगा बाई वी, वी से वी कट जाएगा, तो रो वी एस नोट ओमेगा। तो एस नोट कितना आ गया, एस नोट आ गया डेल्टा पी नोट अपॉन रो वी ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख देंगे 2 पाई एफ, तो ओमेगा क्या बन जाएगा 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 1 किलो हर्ट्स। 1 किलो हर्ट्स का मतलब क्या हुआ 1000 हर्ट्स, तो कितना आ गया 2000 पाई, 2000 पाई। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पहली वैल्यू यहाँ पर आई 2.94 10 की पावर -5, रो की वैल्यू 1.3 है, स्पीड 332 है, ओमेगा की वैल्यू 2000 पाई है। सोल्व करने पर आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -11 इतने मीटर इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन साउंड वेव। तो बिल्कुल इंटरफेरेंस की कहानी वही होगी जो हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। फर्क क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह की तरंगे हैं, एक तो कौन सी विस्थापन तरंगे डिस्प्लेसमेंट वेव, दूसरी कौन सी प्रेशर तरंगे यानी कि प्रेशर वेव दाब तरंगे, जिसमें एम्पलीट्यूड एस नोट या फिर डेल्टा पी नोट होंगे। तो बस उतना से फर्क होगा, बाकी इसके ऊपर हम रिलेशन दोनों में जानते हैं। एस नोट और डेल्टा पी नोट में डेल्टा पी नोट क्या होता है बीटा के एस नोट, तो चाहे एस नोट पता हो चाहे डेल्टा पी नोट पता हो, हमें सब पता लग जाएगा। तो हमारे पास ये है कि दो सोर्स है, मान लीजिएगा हमारे पास ये दो सोर्स है। अब कैसे सोर्स होंगे, साउंड के सोर्स होंगे, है ना। अब साउंड के सोर्स होंगे, यहाँ से चलो लाइट, यहाँ पे निकली साउंड वेव, यहाँ पे साउंड वेव निकली और यहाँ पे साउंड वेव निकली, तो यहाँ पे साउंड वेव चलेगी, यहाँ पे साउंड वेव चलेगी। इसने रास्ता चला x1, इसने रास्ता चला x2, दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से जो साउंड वेव चली, अब मैं उन साउंड वेव को विस्थापन विधि से भी लिख सकता हूँ और हम उनको किसकी वजह से लिख सकते हैं, दाब की तरंगों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं दाब के रूप में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें तरंगे के ध्वनि तरंगे दाब तरंगों के फॉर्मेट में ही सुनाई देती हैं। तो अगर मैं इसकी पहले वाले की बात करूं, तो पहले वाले की डेल्टा P1 बात करूं, तो डेल्टा P नोट, चलिए इसको लिख लेंगे कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम ले ली, तो इसके लिए डेल्टा P2 बराबर डेल्टा P नोट, इसको 1 मान लूँ, P नोट 2, और ये आपका आ गया कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो ये चलिए, अगर ये यहाँ पर आई इस वाले की बात करूँ, तो अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, डेल्टा P नोट 1 डेल्टा P नोट 2, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ कि डेल्टा P नोट को थोड़ी देर के लिए P नोट मान लो, डेल्टा P नोट को, तो मैं क्या लिख लूँ P नोट 1 लिख लूँ, P नोट 1 कोस ओमेगा टी माइनस के x1, है ना। इसको लिख लिया थोड़ा सा, बार बार डेल्टा लगाने से बचने के लिए, है ना। तो इसको भी आप चाहो तो P1 लिख सकते हो, इसको भी चाहो तो P2 लिख सकते हो, थोड़ा सा बस टाइम बचाने के लिए कि बार बार P नोट डेल्टा लगाना पड़ रहा है ना। मान लिया इसको, कैसा लिख लिया, तो ये यहाँ पर जब ये इसकी तरंग आई तो इसके लिए क्या बनी, इसके लिए बनी P नोट 2 कॉस ओमेगा टी माइनस के x2। इस पॉइंट पर इसकी तरंग की ये SHM बन गई, इस पॉइंट को SHM कराएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी SHM कराएगा। तो एक परिणामी SHM चाहिए, परिणामी SHM चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा वही रहेगा जो पहले था, यानी कि जोड़ने पर एक परिणामी तरंग बनेगी जिससे परिणामी प्रेशर आ जाएगा। तो डेल्टा P बनेगा नेट, वो क्या बनेगा P डेल्टा P नोट नेट और कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और यहाँ पर एक अल्फा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर परिणामी ये आ जाएगा।
चलिए अगर हम इस बात पर बात करें कि भाई इसका फेज ले ले, मान लीजिएगा ये φ1 है, इसको ले लेते हैं φ2, तो डेल्टा फाई क्या बन जाएगा, डेल्टा φ2 बन जाएगा φ1 माइनस φ2, तो यहाँ से ओमेगा से ओमेगा टी कट जाएगा, तो के बचेगा कितना, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, है ना। तो यानी कि के का मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा था और ये डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट, ये पथांतर था, पाथ डिफरेंस, पाथ पथांतर, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और ये क्या कहलाता था, कलांतर, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं। हालांकि इस पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं बहुत डिटेल में तरंगों वाले चैप्टर में, इसमें भी वापस इसको मैं दोबारा से फिर समझा के चलूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको सोचने का तरीका दोबारा से मिल जाए। ठीक है, इसको फिर हम दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण में हमने ये जान लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो सोर्स है ध्वनि तरंगों के, मान लीजिएगा दो स्पीकर है जिसमें ध्वनि तरंगें निकल रही है, यानी कि इससे एक वेव निकली और एक सोर्स ये है, ये एक सोर्स ये है, इससे ध्वनि तरंगें निकली, यहाँ पर के मिल गई, इससे डिस्टेंस x1 पर है, ये डिस्टेंस x2 पर है। ठीक है, इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगें मान लो y1 बराबर a साइन a की जगह ले लो s बराबर s1 या s0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी ध्वनि तरंगें ले लो s2 बराबर s0 1 s0 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बिल्कुल व्यतिकरण की सारी कहानी बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट होगी जो हमने तरंगों में पढ़ी थी, तो इसलिए तरंगों में व्यतिकरण को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वहां से रिकॉल करना है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वो आता है तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े आसान सी चीज है, बिल्कुल वही कहानी, दो तरंगें चली, यहां पर आकर के मिली। अगर मैं इसकी बात करूं x1 दूरी पर क्या ये s1 के लिए इस कण का SHM हो जाएगा, ये एक सरल आवर्त गति हो जाएगी इस कण की, है ना। तो ये बन जाएगी s0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर ये दाब तरंगों की फॉर्म में लिखोगे तो P बराबर P0 लिख लोगे, P बराबर P0 या P बराबर डेल्टा P0 लिख दोगे। इसकी बात करें तो ये वाली तरंग आ गई S2 बराबर, तो ये भी एक SHM बन गई, ये क्या कहलाएगी x1 पर SHM, और S0 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो इस कण को दो SHM मिल रही, दो सरल आवर्त गति मिल रही, तो इसके जो आयाम होंगे न तो इसकी वजह से बचेंगे ना इसकी वजह से बचेंगे, तो इसका परिणामी आयाम ही बदल जाएगा। हो सकता है आयाम बहुत ज्यादा, हो सकता है आयाम बहुत कम हो, है ना। तो परिणामी आयाम भी निकालना है, परिणामी इसका फेज भी निकालना है ना। वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है जैसे कि वेक्टर होता है, या फिर जिस तरीके से हमने सरल आवर्त गति में SHM को जोड़ा था, है दो सरल आवर्त गतियों को जोड़ा था, तो ये भी क्या है SHM है, ये भी तो इस कण को SHM करा रहा, तो दो परिणामी SHM चाहिए। तो S नेट अगर मुझे चाहिए तो कैसे निकालेंगे, S नोट नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कुछ भी फेज निकाल देते हैं, मान लीजिएगा क्या है कुछ भी लिख लिया है सेल का, तो मैं कह सकता हूं कि जो S0 है नेट वो क्या लिखेंगे, जैसे वहां पर था A नेट बराबर A1 A2 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यानी कि S0 1 स्क्वायर प्लस S0 2 स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख लो, बल्कि इसको ओमेगा टी, ये तो सब उसमें आ जाएगा, यहाँ पे ले लो इसको प्लस अल्फा, कुछ भी ले लो, दो SHM को जोड़ दिया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो S0 1 प्लस S0 2 प्लस 2 S0 1 S0 2 कोस, इनके बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब इनके बीच का कलांतर। कलांतर क्या होता है भाई, इन दोनों का कलांतर क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2, इससे ये उड़ गया। ठीक है, तो डेल्टा फाई बराबर कितना आ जाएगा, k कॉमन ले लो, x2 माइनस x1 2 पाई अपॉन लैम्बडा, x2 माइनस x1 का मतलब डेल्टा x। तो ये क्या है, कलांतर है,
यानी कि फेज डिफरेंस, और ये क्या है, पथांतर है, पथांतर, दैट इज पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। ये कहानी भी हम पहले प्री कर चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा जितना मैंने वहां पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ करके तब इसे देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है। ओके, हमने अगर हम दाब की फॉर्म में देखेंगे तो डेल्टा पी नॉट नेट क्या आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट 1 का स्क्वायर, डेल्टा पी नॉट 2 का स्क्वायर, 2 डेल्टा पी नॉट 1 डेल्टा पी नॉट 2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक, तो बात ये रहेगी, क्लियर। तो इस तरीके से रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं उनका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि नेट पी नेट ही बदल गया, तो वहां पे परिणामी तरंग की तीव्रता बदल जाती है, क्योंकि हमें पता है कि तीव्रता किसके समानुपाती होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि समानुपाती एस नोट के स्क्वायर के, यानी कि समानुपाती डेल्टा पी नोट के स्क्वायर के। आयाम ही तो है सब, ये सब क्या है, तरंगों का आयाम है। ये दाब तरंगों के रूप में आयाम है, ये विस्थापन तरंगों के रूप में आयाम है, और हमने ए पहले जानते हैं कि भाई ए तो आयाम होता है, ठीक है। तो सारा खेल किस चीज का है, इंटेंसिटी का है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से मेरी तरंगे चारों तरफ फैल रही है एक स्फीयर के रूप में, तो मेरे कानों के तो थोड़े से हिस्से में जा रही तरंगे, तो पूरी ऊर्जा जो है मेरी साउंड की, पूरी जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी ऊर्जा मेरे कानों में नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा कि इकाई क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा है वो निकाल लूंगा, उसी को क्या बोलते हैं, क्या क्षेत्रफल में कितनी पावर प्रति सेकंड जा रही है, प्रति सेकंड गिरने वाली पावर प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में, उसको तीव्रता बोलते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी तीव्रता है, तो ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे कान का, तो इस क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करके पता लग जाएगा कि कान में कितनी तीव्रता जा रही है, कान में कितनी तीव्रता, यानी कि हमारे कान क्या सेंस करते हैं, तीव्रता को। मैं मान लो एक स्पीकर वहां से बोल रहा, वहां से साउंड आई मेरे कान के पास, एक उधर से बोल रहा वहां से साउंड आई एक मेरे कान के पास, दो तरंगे आ गई, आपस में इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा तो मुझे क्या सुनाई देगा, मुझे परिणामी तरंग का आयाम के हिसाब से तरंग के कंपन सुनाई देंगे, वही कंपन में पहचान पाऊंगा कि भाई क्या हो रहा है ना। तो उसको कैलकुलेशन, उसकी जो मिच्छे मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स ये है। तो इस मैथमेटिक्स को ही हमें समझना है, और ये हम पहले भी जान चुके हैं कि भाई हमारा सारा जो खेल है वो तीव्रता का ही है ना, उसका तीव्रता का ही, इंटेंसिटी का ही खेल है। हम इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। जब लाइट की बात करेंगे तो लाइट हमारी आंखों को इतने हिस्से को सेंस करती है, जबकि बल्ब से लाइट चारों तरफ फैलती है, तो इतने हिस्से में पहुंचते हैं, वहां भी लाइट की तीव्रता की बात होगी, है ना। तेज बोलना, कम बोलना, उसमें से कितनी जा रही है, सब चीजें तीव्रता के ऊपर आती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, या तो आ गया हमारे पास, लेकिन परिणामी तरंग बिल्कुल कैसे काम करती है, बिल्कुल सिमिलर टू वेक्टर, सिमिलर टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन सदिश योग की तरह है। तो इसका मतलब उसकी जो परिणामी फेज आएगा, अल्फा भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, यानी कि बी साइन थीटा की जगह यहां पर कौन आ गया, S02 साइन डेल्टा फाई अपॉन S01 प्लस S02 कोस डेल्टा फाई, यह जाएगा। यानी कि आपको क्या करना, एक आयाम को यहां ले लेना S01, एक आयाम को यहां ले लेना S02, उनके बीच में एंगल कुछ भी डेल्टा फाई ले लिया, और उनका जो परिणामी होगा वो आपको निकाल देना है, वो S0 नेट हो जाएगा। ऐसे ही आप P01 P02 P0 नेट हो जाएगा, है ना, P0 की फॉर्म में। और ये कितना एंगल आएगा, ये अल्फा है, ये अल्फा में से निकाल सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, और क्या है, वेक्टर आता ही है आप लोगों को, आप लोग सब इंटेलिजेंट है, समझदार है। अरे भाई इतना तो कर चुके हो, पहले से बचपन से पढ़ता आ रहे हो, तो वेक्टर है ना, शुरू में पढ़ लेता मतलब, है ना। अब तो आप लास्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। खैर, तो बात इतनी सी हुई कि अब हम यहां पर भी वही कहानी करेंगे, और इस सारी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमने पहले भी प्रूफ किया था इसका एक फॉर्मूला, आज भी फिर वही फॉर्मूला रहेगा। तो चलिए, हम जैसे कि हम जानते हैं कि भाई I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि I इक्वल टू KS0 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 अपॉन K बराबर S01 स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। और I2 अपॉन K बराबर S02 स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं S नेट,
आई नेट की बात कर लेता हूँ, आई नेट अपॉन के बराबर एस नेट का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि एस नेट का स्क्वायर बराबर होता है एस नोट वन का स्क्वायर प्लस एस नोट टू स्क्वायर टू एस नोट वन एस नोट टू कोस डेल्टा फाई। बताओ कुछ नई चीज है क्या? सेम ही तो, सिंबल तो बदल रखे हैं भाई, इनके प्रतीक तो बदल दिए, क्या दिक्कत आ गई इसमें? तो आई नेट बाई के, ये लो सब कहानी सम आई वन अपॉन के आई टू अपॉन के, एस नोट वन का मतलब रूट आई वन अपॉन रूट के, ये रूट आई टू अपॉन के कोस डेल्टा फाई। तो यहाँ से क्या होगा, के से के कट जाएंगे, दोनों का रूट के से भी के बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो आई नेट क्या बना, वही तो फॉर्मूला पुराना भाई, देखो तो यार ध्यान से, यार देख ही नहीं रहे आप, देखो टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कोस डेल्टा फाई, यही फॉर्मूला है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कब होगी? दो सोर्स है, उनकी इंटेंसिटी मुझे पता होगी आई वन आई टू, उनका इंटरफेरेंस हुआ, परिणामी तीव्रता परिणामी इंटेंसिटी से निकल जाएगी। लेकिन किस पर डिपेंड कर रही? डेल्टा फाई पर। यानी कि सारी कहानी जो है डेल्टा फाई से होगी। क्या क्या डेल्टा फाई दो वेव चल रही है, उनका फेज डिफरेंस आप चलते चलते पता लगा सकते हो क्या? नहीं। तो एक्चुअल में हम दो तरंगों की चल रही है, एक इधर से आई एक इधर से आई, दोनों की दूरी नाप सकते हैं, पाथ नाप सकते हैं। उस पाथ डिफरेंस को नापना आसान है, ना कि फेज डिफरेंस को। तो मुझे पता है कि अगर मुझे पाथ डिफरेंस मिल गया, अगर मुझे पाथ डिफरेंस मिल गया डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूं। यानी कि सारा खेल जो होगा अब इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए पाथ डिफरेंस का होगा। अगर मैं पाथ डिफरेंस सही से निकाल पाऊंगा तो मैं डेल्टा फाई को निकाल पाऊंगा, डेल्टा फाई निकाल पाऊंगा तो इसका मतलब आई नेट टोटल इंटेंसिटी आफ्टर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के बाद की तीव्रता है। ये तो उसकी अपनी खुद की तीव्रता, एक सोर्स की, एक दूसरे स्रोत की तीव्रता है। दो तरंगे मिली तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी उसका फॉर्मूला है भाई ये व्यतिकरण के बाद। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसको निकालने के लिए डेल्टा फाई चाहिए और डेल्टा फाई निकालने के लिए डेल्टा एक्स चाहिए, और डेल्टा एक्स को मैं माप के निकाल सकता हूँ प्रैक्टिकली। दो सोर्स की दूरी निकाल लेंगे, है ना, ये दो सोर्स हैं, इसकी तरंग एक यहाँ गई एक यहाँ गई, दोनों दूरी नाप ली, इनका अंतर निकाल ले, डेल्टा एक्स आ गया। ये तो कर रहे थे अभी तक, है ना। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई हमने इसमें कुछ ऐसे पढ़े थे, संपोषी व्यतिकरण और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, उनकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। चलिए, जब दो तरंगें मिलती हैं तो कहीं पे तरंगों की तीव्रता कम, कहीं पे ज्यादा। उस तरंगों की तीव्रता का वितरण कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम होगी तो वहां पे लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ, कहीं से कम हुई तो दूसरी जगह ज्यादा भी तो हो गई। तो वो एक्चुअल में जो तीव्रता थी वो वितरित हो गई, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो कहीं पे जीरो भी हो रही होगी अगर वो बराबर होंगी, तो कहीं पे वो बहुत ज्यादा भी हो रही होंगी। तो वो जब बहुत ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव या फिर संपोषी व्यतिकरण। और जहां पे घट जाती है, वो कम हो जाती है या जीरो ही हो जाती है, उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। यानी कि वहां पे तीव्रता और कम होगी, बहुत कम सुनाई देगा, दिखाई देगा, है ना। जब ध्वनि की बात करेंगे तो सुनाई देगा, और जब लाइट की बात करेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि ये सब कुछ वापस रिपीट होना है, इसलिए ध्यान रखें। लाइट वाले चैप्टर में फिर से आएगी सारी कहानी, तो बहुत काम की चीज होगी, इसका मतलब 3 जगह काम आ रही है। खैर, अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिएगा हमारे पास कब कब व्यतिकरण संपोषी होगा, कब कब व्यतिकरण विनाशी होगा। अगर पहले संपोषी की बात करते हैं, संपोषी की बात करते हैं, तो संपोषी के लिए हमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई है आई नेट, ये है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई फॉर आई नेट टू बी मैक्सिमम, अगर अधिकतम होनी है, अधिकतम कब होगी, जब ये अधिकतम हो, तो कॉस डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अधिकतम वैल्यू उसकी 1 है कॉस डेल्टा फाई की। कॉस डेल्टा फाई का मतलब कॉस 0, कॉस 0 होता है ना।
और चलिए अब इसको हम आगे लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्मेट में cos 2n पाई, cos 2n पाई, जहां पे n क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो cos डेल्टा फाई बराबर ये, यानी कि डेल्टा फाई कितना आ गया, डेल्टा फाई आ गया 2n पाई। तो डेल्टा फाई आ गया, अब डेल्टा फाई आया तो इसका मतलब कितना एंगल, n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री, और 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, और 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई, और 6 पाई, और फिर ये 8 पाई एंड सो ऑन। यानी कि जिन जिन बिंदुओं पर ऐसे रास्ते में लाइट, यहाँ ध्वनि तरंगे यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, किन्हीं भी बिंदुओं पर मिल रही, जिन जिन बिंदुओं पर फेज डिफरेंस कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई होगा, क्योंकि कोस की सारी वैल्यूज इनके लिए 1 होती है, कोस 0 भी, कोस 2 पाई भी, कोस 4 पाई, कोस 2n पाई भी 1 हो गया एक तरह से। तो को इसके लिए जहां जहां पर ये वाले फेज डिफरेंस होंगे वहां पर क्या होगा, कलांतर अपना, जब वहां पर जो व्यतिकरण होगा वो कैसा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा फाई को, डेल्टा फाई बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसको लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, लो जी लो, 2 पाई से सारे काटते चले जाओ तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स बराबर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी कि अगर बात रास्ते की लंबाइयों की करें, एक तरंग चली दूसरी तरंग चली, जहाँ पे सोर्स के बीच में बिल्कुल तरंगों में कोई भी जीरो डिफरेंस नहीं है, उनके भी वहाँ पर भी कैसा तीव्रता आएगी, बहुत ज़्यादा तीव्रता आएगी। इसका मतलब वहाँ भी अधिकतम तीव्रता होगी, यानी कि वहाँ पे भी समपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर वो पाथ डिफरेंस उनका लैम्डा के बराबर है, पाथ डिफरेंस दूरी लंबाई लैम्डा नहीं, पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा या n लैम्डा भी कह सकते हैं, है ना भाई, ये भी तो कह सकते हैं डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा भी तो कह सकते हैं, अगर डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा भी तो बोल सकते हैं। तो जहां जहां पर पाथ डिफरेंस ये होगा तो इसका कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। अच्छा जी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इनको याद रखना है। इस केस में तीव्रता कितनी होगी, कोस डेल्टा फाई को 1 रख दो तो आई अधिकतम मैक्सिमम कितनी आ गई, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट I2। लो जी ये बन गया, लो जी लो, रूट I1 प्लस रूट I2 का अंडर रूट का स्क्वायर। यही तो आया था पहले भी, अरे याद करो, यही आया था बेटे। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। यस, हमारे पास इस फॉर्मूले को रटना है केवल मैक्सिमम के लिए। रियलिटी में फॉर्मूला कौन सा रटना है, ये रटना है, इससे सारे सवाल होंगे, है ना। वो तो अधिकतम का है, वो भी रट ले ताकि जल्दी सवाल हो जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंस्ट्रक्टिव का हो चुका है। अब बात करते हैं किसकी, विनाशी की। चलो जी, विनाशी व्यतिकरण का मतलब हुआ कि तीव्रता की वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम यानी कि मिनिमम। तो अब हमें मिनिमम तीव्रता की बात करें तो मिनिमम तीव्रता के लिए कोस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, और -1 में कोस की वैल्यू ले लेंगे 2n प्लस 1 पाई, जिसमें n की वैल्यू क्या लेनी, 0 1 2 3 5 7, यानी कि कोस डेल्टा फाई में आप कह सकते हैं डेल्टा फाई बराबर कितना, डेल्टा फाई बराबर 2n प्लस 1 पाई। अगर मैं n की वैल्यू रख दूं तो डेल्टा फाई बराबर ये भी कह सकते हैं, 0 रखेंगे तो पाई, और भाई 1 रखेंगे तो 3 पाई, और 2 रखेंगे तो 5 पाई, यानी कि 7 पाई, यानी कि 9 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास डेल्टा फाई की जहां जहां पर फेज डिफरेंस ये होगा ना, वहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, बहुत ही कम होगी, है ना। अच्छा, अब हमारे पास डेल्टा फाई आ गया। अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा फाई तो हमारे पास आ गया, डेल्टा फाई तो कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई आ गया। लेकिन अगर डेल्टा एक्स की बात करूँ, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई। ये पाई से पाई कट गया, है ना। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि डेल्टा एक्स में n की वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ पर रखेंगे तो 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2,
3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2। यानी कि जहां जहां पर पाथ डिफरेंस हमें ये मिलेगा वहां वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, और वो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, cos डेल्टा फाई, जहां पर -1 रख के आ जाएगा। यानी कि आई नेट या आई मिनिमम कितनी बैठेगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos डेल्टा फाई। तो I1 प्लस I2 -1 लिख दिया यहाँ पे क्या लिखो इसकी वैल्यू -1, तो 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2, ये क्या बना भाई, अंडर रूट ऑफ माइनस I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, ये आ गई मिनिमम। ठीक, तो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी कहाँ कहाँ मिलेगी, जब तिरंगे कहीं पे भी तिरंगे यहाँ से चले ही, ये थोड़ी कि बस यहीं मिलेंगे आके, यहाँ पे भी मिल रही है, बहुत सारी निकल रही है, अनंत तिरंगे निकल रही है जब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी, कहीं पे भी मिल सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता की बात हुई, इसके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां पर इनके बीच में भी तीव्रताएं होंगी, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता निकल गई, अगर इनकी तीव्रताएं समान हो, अगर मान लो मैं कहूं कि इफ I1 बराबर I2 बराबर I0 दोनों सेम है, तो I मैक्स कितनी आ जाएगी, ये भी हम निकाल चुके थे पहले, I0 अंडर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर कितनी आएगी 4I0, और मिनिमम कितनी आ जाएगी अंडर रूट I0 माइनस आता है अंडर रूट I0 का स्क्वायर, तो 0। तो जहां पर 0 आने का मतलब सन्नाटा, कोई तीव्रता नहीं सुनाई दी, मतलब कोई ध्वनि वहां पर उस पॉइंट पर नहीं होगी, बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, है ना। साइलेंसर्स वगैरह में हम इस तरह का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। साइलेंसर्स में दो तरंगों के बीच में पाथ डिफरेंस या इतने जो निकलता है साउंड, उसमें पाथ डिफरेंस इतना कर लेते हैं कि उनके बीच में वो फेज पाथ डिफरेंस से इंटेंसिटी 0 आ जाए। साइलेंसर पे, इसलिए साइलेंसर पर बेस सवाल मिलेंगे भी, है ना। एक तिरंगाई दूसरी तिरंगाई, उनके बीच में फेज पाथ डिफरेंस कर दिया कौन सा, लैम्बडा बाई 2 कर दो, तो तिरंगे मिलेंगे, एक दूसरे को विनाश कर देंगी, विनाश कर देंगे तो आपको ध्वनि तिरंगे नहीं सुनाई देंगी, है ना। अच्छा, अब ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे मैंने निकाला है मैक्सिमम तीव्रता, तो मैक्सिमम तीव्रता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। जब हम मैक्सिमम इसकी बात करेंगे डेल्टा पी मैक्स की, तो डेल्टा P01 प्लस डेल्टा P02, तो अधिकतम उनके दाब जुड़ जाएंगे, या फिर S01 प्लस S02 कह सकते हैं आयाम के फॉर्मेट में, S0 मैक्स, ठीक है, S01 प्लस S02, है ना। ये तो मैक्सिमम की बात होगी। और मिनिमम के लिए डेल्टा P मिनिमम या S0 मिनिमम, तो डेल्टा P01 डिफरेंस, क्योंकि कोई भी ज़्यादा हो सकता है, डेल्टा P02 डिफरेंस लगाया, माइनस का मतलब उनके बीच में कुछ भी साइन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया S01 S02, ठीक है, ये आ गया। ओके, तो ये सब फॉर्मूले वही हैं पुराने, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ रिपीट कराया ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि तरंग की जो थ्योरी है वो सारी तरंगों के लिए एक जैसी सी रहेगी, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वही चेंज हम यहाँ पर देखते रहेंगे, है ना। चलिए, आपको दो स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 25:81। आपको वो तरंगे आपस में इंटरफेयर की, मतलब आपस में उनमें व्यतिकरण हुआ, व्यतिकरण होने के बाद आपको बताना है आई मैक्स और आई मिनिमम का अनुपात। अच्छा जी, अब बात यह है कि हमें पता है पहले से कि आई मैक्स का और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, ये तो हम जानते ही हैं भैया, तो हमें पता ही कितना होता है, ये लो ये रहा भाई I1 प्लस I2 का अंडर रूट। व्यतिकरण के बाद अनुपात का रेशियो पूछा, इसलिए व्यतिकरण के बाद अधिकतम तीव्रता हो जाएगी उनकी। हाँ, पता लग रहा व्यतिकरण हुआ ही नहीं और आपने फिर भी ये लगा दिए, भाई पहले ये भी पता होना चाहिए व्यतिकरण कह रहा है नहीं हो रहा, व्यतिकरण के बाद की बात हो रही। अच्छा, मेरे को दे रखा क्या, I1/I2 25/81, तो मेरे को चाहिए, तो क्या यहाँ पर I1/I2 बन जाएगा, यहाँ पे +1 बन जाएगा, यहाँ पर भी I1/I2 बन जाएगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर
और यहाँ पर रूट आई टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जब वहाँ से बाहर ले लेंगे इसको, यहाँ पे भी रूट आई टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसकी छुट्टी हो जाएगी, छम 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 हो गया। अच्छा आई वन अपॉन आई टू, वाह 25/81 का अंडर रूट प्लस 1 का स्क्वायर। अब तो मैथ बचा बेटे, अरे बच्चों अब तो मैथ बचा है रे। ये लो भाई 25/81 5/9 मतलब, अरे भाई 5/9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 और 5 14, ये लो जी 14/9 का स्क्वायर बटे 9 माइनस 1 4। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कोई बात नहीं, स्क्वायर है तो 9 में से 1 गया, कितने बचे 4, 4 का भी कितना बचेगा 4/9 माइनस 4 बटी भी गया तो स्क्वायर तो है ही, तो क्या बचेगा 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो भाई 9 का स्क्वायर तो कट ही जाना, 9 तो स्क्वायर कट जाएगा, काट लो। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 सते 14, 49/4, 49/4, यानी कि आप कहेंगे कि फाइनल आंसर आया 49/4, दैट इज 49 आंसर हो गया है। ओके, चलिए व्यतिकरण में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें 2 तरंगे दे रखी हैं। मान लीजिएगा एक तरंग हमें दी हुई है ये वाली, जिसका आयाम दिया हुआ है a और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लीजिएगा f, और दूसरी तरंग आपको दी हुई है ये वाली। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जिसका आयाम दिया हुआ है a/2, जिसका आयाम क्या दिया हुआ है a/2, ठीक है। तो आपसे पूछा है ये पहली तरंग मान लो, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। देखिए जब हम तीव्रताओं का अनुपात निकालते हैं, जैसे हमारे पास 2 तरंगे दे रखी है, 2 तरंगे दी हुई है, आपसे बोला कि इनका तीव्रताओं का अनुपात बताया है, तो तीव्रता दे रखी है I1/I2, इनका आंसर बताना है। और ये दोनों तीव्रताएं अलग अलग हैं, व्यतिकरण से पहले ही है इनकी तीव्रताओं का अनुपात। अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखो तो तीव्रता जो थी वास्तव में आयाम के स्क्वायर को और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती थी। अगर फ्रीक्वेंसी समान थी, क्योंकि हमने व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान आवृत्ति के लिए है, समान फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो तब तो सिर्फ आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली लेते हैं, 99% हमारे लिए वही रहता है। लेकिन अगर इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है, तीव्रताओं का अनुपात पूछ लेता है, खाली इंटरफेरेंस नहीं करा रहा, बिना इंटरफेरेंस के ही तीव्रताओं का अनुपात पूछ लेता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें आयाम कितना है a, इसका आयाम कितना है a/2, ठीक, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है f, तो इसके 2 साइकिल मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2f, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फिर I1/I2 की वैल्यू A1/A2 का होल स्क्वायर और F1/F2 का होल स्क्वायर ये बैठेगा, ठीक है। अगर सेम होती तब तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो क्या बनेगा I1/I2 बराबर A/A/2 का स्क्वायर f और ये 2f का स्क्वायर। क्या बना, a से a कट गया, 2 गया, ऊपर बचेगा 4, f से f कट गया, 1/2 का मतलब 1/4, तो आ गया कितना 1। हाँ ये तो 1 आ गया भाई। 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ये 1:1, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो ये रहेगा। दिस इज द आंसर। ये देखा है कि भाई कभी कभी हमें फ्रीक्वेंसी सेम ना दी हो तो भी इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन व्यतिकरण हमने जो किया वो किस बेसिस पर किया, सारी की सारी आवृत्ति हमने सेम मानी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2
समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे होंगी तो उनके आयामों का अनुपात 2:1 है। भाई तरंगे कोई सी भी हो, करने का तरीका तो व्यतिकरण में सेम ही रहेगा, चाहे ध्वनि तरंगे हो या फिर कोई भी तरंगे हो। आयामों का अनुपात 2:1 है, तो व्यतिकरण के बाद आई मैक्स और आई मिनिमम का मान ज्ञात करना है। व्यतिकरण के बाद आई मैक्स और आई मिनिमम का मान ज्ञात करना है। अब सोचो हमें A1 अनुपात A2, A1/A2 ये दिया हुआ है 2:1। सोचो आप इसको कई तरीके से सोच सकते हो। इसको मान लो पहला मेथड हम ले लेते हैं, फर्स्ट मेथड। आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि A1 मैक्सिमम कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 कितना बैठ जाएगा मैक्सिमम, 2+1, और A1 माइनस A2 कितना बैठ जाएगा, 2-1। मतलब इनका अनुपात अगर देखें तो क्या बैठेगा, आयामों का और अधिकतम न्यूनतम आयाम का अनुपात। अगर मैं बात करता हूं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की, तो क्या ये ए मैक्स का स्क्वायर बटे ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये क्या है, ये ए मैक्स ही तो हुआ, ये ए मैक्स तो हुआ और ये ए मिनिमम हुआ, रेशियो की फॉर्म में लिख रखा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 3/1 का स्क्वायर लिख देंगे और ये आ जाएगा 9/1। तो 9 अनुपात आया। ये तीव्रताओं का अनुपात है, कौन सा, जब इंटरफेरेंस हो चुका होगा। अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकाल कर कर सकते हैं। भाई मान लो पहले I1 की बात करें तो हमारे पास I1 कितनी, I1 किसके बराबर आ जाएगी, I1 समानुपाती किसके होगी, A1 अपॉन A2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा बीच में। अगर अलग अलग देखो तो अलग अलग तो यही होगी। ये कौन सी तीव्रताएं हैं, ये तीव्रताएं वो हैं जो इंटरफेरेंस होने से पहले की हैं। इसका मतलब A1 अपॉन A2 2/1 यानी कि 4/1, स्क्वायर करेंगे तो 4/1 आएगा, I1 अपॉन I2 आ गया। हमें चाहिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अब हमारे पास जो है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ऐसे लिख सकते हैं, √I1 प्लस I2 √I1 माइनस I2 इसका स्क्वायर भी है। तो इसको मैं फिर पहले भी कर चुके हैं, √I2 कॉमन ले लो, तो √I2 तो चलो कॉमन लेके कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे उड़ जाएगा। ठीक, अब I1 अपॉन I2 दे रखा 4/1, तो 4/1 यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1, स्क्वायर कर देंगे और कितना आएगा, 2 और 1 3, 9 आ जाएगा। तो आंसर आ गया जो पहले आ रहा था, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीव्रता तक पहुंच करके तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आयामों से भी पहुंच सकते हैं। इस तरह के सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू बतानी है, जिसमें आई मैक्स और आई मिनिमम क्या है, व्यतिकरण के बाद की तीव्रताएं हैं, और व्यतिकरण से पहले तीव्रताओं का अनुपात ये दे रखा है। मतलब हमें I1 अपॉन I2 दे रखा है 4/1, तो हमसे पूछा है ये। लेकिन पहले मैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालता हूँ। क्या मुझे पता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालने के लिए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि भाई √I1 अपॉन I2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √I1 अपॉन I2 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये काम हम पहले भी कर चुके, ये तीव्रताओं का अनुपात तो निकाल सकते हैं। तो बेटे कितना, 4 + 1, ये भी √4 माइनस 1, 9, 2 माइनस 1 1, तो 9 आ गया। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना आ गया, 9:1 आ गया। अच्छा अब हमें चाहिए लेकिन ये, तो अब यहाँ पर हम एक मैथ का यूज आ सकते हैं जिसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात का मतलब होता है कि नीचे की वैल्यू को ऊपर घटा दो और नीचे जोड़ दो, या ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, एक ही बात है। तो इसको अगर ये लेके आया हूँ मैं, तो मैं कर सकता हूँ कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम
अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, है ना। तो क्या बैठेगा, 9 था ऊपर, -1 +1, जो नीचे वाली चीज थी ऊपर भी घटा दी, नीचे जोड़ दी, क्योंकि प्लस माइनस चाहिए। अगर यहाँ पहले प्लस होता है माइनस तो फिर पहले जोड़ देते, नीचे घटा देते। इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, दैट इज कॉल्ड योगांतर अनुपात। मतलब कि अगर आपके पास a/b बराबर c/d है तो आप क्या कर सकते हैं, a-b/a+b लिख सकते हैं अगर इधर, तो इधर भी c-d/c+d कर सकते हैं। तो ये आपका मैथ का रूल होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो यहाँ पे ये कर दो, ये मैथ का रूल है तो इसको याद रखो, अप्लाई कर दो, उसमें क्या हुआ। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, तो 9 में से गया 8 और 10, कितना आ गया, 4/5, 4:5। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। चलिए, तीव्रता में हमने देखा कि भाई तीव्रता में जो व्यतिकरण के बाद हम तीव्रता निकालते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फेज डिफरेंस कितना है, यानी कि कलांतर कितना है और पाथ डिफरेंस कितना है। अगर पाथ डिफरेंस पता होता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस पता होता है तो आप तीव्रताओं को निकाल सकते हैं व्यतिकरण के बाद। इसका मतलब पाथ डिफरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम पहले भी बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, बहुत डिस्कशन में कर चुके हैं वेव में। वही सारी कहानी मैंने पहले ही कहा था कि व्यतिकरण का टॉपिक सेम है तो सारी कहानी रिपीट टेलीकास्ट की तरह लगेगी। तो उस तरह की ही सेम कंसेप्ट दोबारा से देखते हैं कि भाई मान लो कि आपको कोई दो सोर्स दे रखे हैं। मान लीजिएगा ये सोर्स दिया हुआ, ये सोर्स दिया हुआ S1, ये सोर्स दिया हुआ S2, और आपसे एक पॉइंट दे दिया ये P, एक पॉइंट दे दिया ये Q, एक पॉइंट दे दिया ये R, एक पॉइंट दे दिया ये T। आपसे पूछा है कि P, Q, R और T में कहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पर मिनिमा बनेगा, कहाँ पर अधिकतम बनेगी तीव्रता, कहाँ पर न्यूनतम होगी। आपसे पूछा है कहाँ पर I मैक्स और I मिनिमम होंगी, या फिर कहां पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होगा। ये दो सोर्स है, ध्वनि स्रोत ले लीजिएगा। अब ये कैसे स्रोत है, ध्वनि स्रोत। तो ध्वनि स्रोत से यहां से क्या हुआ, तरंग चली, यहां से तरंग चली, चाहे ध्वनि स्रोत हो, चाहे कौन से प्रकाश के स्रोत हो, है ना, चाहे तिरंगे की, चाहे वो रस्सी पर तिरंगे थी, तो सबका एक ही तरीका है। तो यहाँ पर भी हमने इनके बीच की, मान लीजिएगा ये दूरी है लैम्बडा, इनके बीच की दूरी क्या दे दी, लैम्बडा दे दी। अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये बिल्कुल मिडिल में है, तो ये दूरी लंबाई ये L है, तो ये भी L है, ये कितनी है, L है, तो ये भी L है। तो यहाँ से तरंग चलेगी L दूरी चलेगी, यहाँ से तरंग दूरी चलेगी L, तो यहाँ पे डेल्टा x कितना आएगा, 0। यहाँ पे भी दूरी L चलेगी, ये भी दूरी L चलेगा, तो पाथ डिफरेंस, दोनों पाथ का अंतर डेल्टा x कितना आ जाएगा, 0। और सोचो जहाँ जहाँ पर पाथ का डिफरेंस 0 था, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, मैक्सिमा, यहाँ पर क्या बनेगा, मैक्सिमा, यानी कि P और Q पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। अब T और R की बात करते हैं। T, इसकी तरंग यहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँची, मान लीजिएगा डिस्टेंस, मान लीजिएगा कुछ भी, इसको x मान लूँ, तो ये डिस्टेंस इसने x चली, इसने कितनी चली, x प्लस लैम्बडा, तो यहाँ डेल्टा x कितना आ जाएगा, x प्लस लैम्बडा माइनस x, x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बराबर आ जाएगा लैम्बडा। तो डेल्टा x बराबर लैम्बडा। ऐसे यहाँ देखो, मान लीजिएगा ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, x डैश ले ली, मान लीजिए दूरी कुछ भी हो सकती है दूरी, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा भाई, डेल्टा x कितना आ जाएगा, x डैश प्लस लैम्बडा माइनस x डैश, इसने x डैश चली, उसने x डैश प्लस लैम्बडा चली, तो मतलब यहाँ पर ये भी लैम्बडा। तो ये किसकी कंडीशन थी, ध्यान दे इसकी, डेल्टा x वाली। ये भी किसकी कंडीशन की, मैक्सिमा की। ये भी किसकी कंडीशन थी, मैक्सिमा की। यानी कि यहाँ पे हर जगह क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे हर जगह क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पर भी तो आंसर क्या हुआ, सभी P, Q, R एंड T पॉइंट्स पर मैक्सिमा बनेगा, इन पर मैक्सिमम बन जाएगा।
ठीक है। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि भाई ये जो है 3 लैम्बडा बाई 2 है, तो यहाँ कितना आता 3 लैम्बडा बाई 2। फिर ये किसका बन जाता मिनिमा, फिर ये कितना बन जाता 3 लैम्बडा बाई 2 है ना, 3 लैम्बडा बाई 2 बन जाता ना। तो ये कितना बन जाता 3 लैम्बडा बाई 2, तो ये भी क्या बन जाता मिनिमा। लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिस्टेंस तो इसकी तो समान रहेगी, तो ये मैक्सिमम रहता। फिर आंसर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि भाई P और Q पर मैक्सिमा बनता और R एंड T पर मिनिमा बनता। की दूरी 3 लैम्बडा बाई 2 होती। तो डिपेंड करता है कि इनके बीच की दूरी क्या है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।